गुड आफ्टरनून क्लास। हमने क्या पढ़ लिया? इम्प्योरिटीज क्या होता है पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ लिया, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज पढ़ लिया, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ये भी हमने पढ़ा था कल, है ना, लेकिन क्या पढ़ा था? शॉर्ट में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इम्प्योरिटीज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले क्या है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या होता है कि सब रॉ मटेरियल से क्या समझते हो तुम लोग? हाँ, स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है ना, जो कच्चा माल, हाँ कह सकते हो, अपने लैंग्वेज में कह सकते हो। ठीक है, तो वो जो होता है कि मतलब जैसे कि हम कोई चीज बनाने के लिए जब चार चीजें जमा जमा करते हैं ना, जैसे मान लो कि एक ड्रग को बनाने के लिए हमको 4 केमिकल्स चाहिए, है ना, तो वो केमिकल्स जो है डब्बे में पड़ा हुआ वो आपका क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, है ना। तो फिर आप उसी रॉ मटेरियल से आप क्या करते हो? मिला मिला के दूसरा एक मटेरियल तैयार करते हो। ठीक, तो कहता है कि रॉ मटेरियल, सबसे पहला आपका इम्प्योरिटी का सोर्स क्या है? रॉ मटेरियल। और सबसे पहला कोई चीज बनाने का मेथड, पहला स्टेप भी क्या है? यही है। सबसे पहले जब आप कोई चीज बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम एक प्लान बनाते हैं, है ना। प्लान के बाद हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, लेते हैं ना। जिसमें सामान खरीदते हैं तो वो सामान क्या होता है आपका? रॉ मटेरियल। ठीक ठीक, ये दूसरा स्टेप हुआ। ठीक, पहला तो हमने प्लान कर लिया कि ऐसे ऐसे करना है, दूसरा आपका क्या हो गया? रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल से कैसे कैसे इम्प्योरिटी आएगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो कहता है कि द इम्प्योरिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल। मेरे पास, अब देखो ये आपका रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो पहले से ही प्रेजेंट है। क्या है? पहले से ही प्रेजेंट है। अब ये जो इम्प्योरिटी है वो आपके कहाँ जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट में। कहाँ जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट में। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? ड्रग या मेडिसिन, जो भी आपने बनाया वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना। तो ये जो इम्प्योरिटी है वो आपको कहाँ जाएगा? आपके जो मेन आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें चला जाएगा। कब जाएगा? जब आप इस इम्प्योरिटी को बाहर नहीं निकालोगे, है ना। अगर आपने इसको बाहर निकाल दिया तो ये इम्प्योरिटी यहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसीलिए कहता है कि जो रॉ मटेरियल में होता है इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। ठीक, लेकिन हमारा काम क्या है? उस इम्प्योरिटी को पहचान के उसको बाहर निकालना, है ना, ये हमारा काम है। तो कहता है कि जो आपका रॉ मटेरियल में पहले से ही इम्प्योरिटी क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और ये प्रेजेंट जो होता है वो कहाँ चला जाता है? आपका फाइनल प्रोडक्ट में। कैसे जाता है? थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब आपका जो बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू वो चला जाता है। ठीक है, फिर कहता है आपका हेंस द फाइनल प्रोडक्ट में फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद दीज इम्प्योरिटीज। अब ये जब आपके फाइनल प्रोडक्ट में आएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा। कंटामिनेटेड का मतलब खराब हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट आपका फाइनल क्या होगा? इम्प्योरिटी के साथ कोई भी प्रोडक्ट तो खराब ही होगा ना, अगर वो इम्प्योरिटी आपके बेनिफिट का नहीं है तो। ठीक, अगर आपने खुद डाला तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो इम्प्योरिटी आपके लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक है, ठीक है, उसका ड्रग का एफिकेसी घटाता है, सेल्फ लाइफ घटाता है, तो उस काम उसमें क्या करेगा? आपके ड्रग को कंटामिनेट कर देगा। तो इसीलिए इम्प्योरिटी को रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक, सबसे पहला इम्प्योरिटी आपका कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल। ठीक, फिर कहता है कि अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया आपका जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग आइदर जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिया इसने? जिंक लिया जिंक, किसके साथ करवाया इसको? H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? H2SO4। ठीक, अब जब जिंक जो है SO4 के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? आपका जिंक सल्फेट बनाएगा। अब इसके पास बचा क्या है? आपका क्या बचा हुआ है? H2। ठीक, H2 आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या बचा है? कितना? O कितना बचा है? 2 बचा हुआ है, तो आपका 2 यहाँ पे O आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका? SO। अब देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन SO4 से इसने क्या किया, सॉरी कहाँ गया, हाँ 2 SO4 था ना आपका, एक SO4 को यहाँ लगाया ना, एक SO4 और बचा है, तो उसमें से 2 ऑक्सीजन उसने यहाँ डाला और 2 ऑक्सीजन जो आपका एक यहाँ का बचा हुआ SO4 था वहां लगाया। ठीक है, तो आपका देखो बैलेंस हुआ, बैलेंस
यस मैम, खाली बस। कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ? अब बताओ, तुम बताओ कैसे करेंगे इसको, तो बताओ कैसे करेंगे, यहीं पे बताओ ना। इसमें जिंक, जिंक किसके साथ कंबाइन हुआ? SO4 के साथ, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है? जब जिंक जो है SO4 के साथ कंबाइन हुआ तो आपके पास क्या बचा है? SO4 यहाँ पे कितना होगा आपका? 2 गो है या नहीं है ना? तो एक जिंक SO4 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है? H2 और SO4 बचा हुआ है ना, है कि नहीं? तो फिर इसको हम क्या लिखा यहाँ पे हमने? 2H और 2O, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल आप इसको मतलब कि ऑक्सीजन को गिनती करो तो कितना होगा? कितना होगा? हाँ, अब समझ में आया कि जो 2 है उससे क्या होगा वो, ठीक है। तो फिर कहता है यहाँ पे क्या है आपका? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ पे अब आएगा क्या आपका बचा हुआ? इसमें से जो 2 आपका ऑक्सीजन बच गया वो हो जाएगा आपका SO2, जो कि किसके फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा, ठीक। क्लियर है? फिर आप कहता है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो वो क्या बनाया आपका? जिंक सल्फेट बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और H2O आपका वाटर हो गया, ठीक है। फिर कहता है आपका कि जिंक मेटल एंड जिंक ऑक्साइड कैन हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, निकल और आर्सेनिक। तो जिंक मेटल जो होते हैं या जिंक ऑक्साइड जो होते हैं उनमें ये सारी इम्प्योरिटीज आपकी पाई जाती है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, निकल हो या आर्सेनिक हो, ठीक। फिर कहता है आपका दीज में कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिमेन इन द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका कहाँ से इम्प्योरिटी आएगा? हाँ, मतलब कि जो आपका ये इम्प्योरिटी आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और जाएगा कहाँ? फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब जब फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक। प्रीतम आगे आगे बैठो, आगे आगे बैठो। फिर दूसरा आपका क्या है? मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ कि हम कौन कौन से मेथड को यूज करके इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले कहता है आपका रिएक्शन वेसल। अब देखो कोई चीज भी बनाओगे तो आप क्या करोगे? उसके लिए वेसल लोगे एक, ठीक है। चाहे आप मेजरिंग सिलेंडर लो, चाहे आप कोनिकल फ्लास्क लो, ठीक है, रिएजेंट बॉटल लो, ये सब क्या हुआ? आपका वेसल्स ही हुआ, ठीक। अब हमने जब रिएक्शन वेसल लिया, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि द रिएक्शन वेसल इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रिएक्शन वेसल को आप कहाँ लोगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लोगे। मे बी मेटेलिक सच एज कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में अब ये मेटेलिक का अगर होगा, मेटेलिक का होगा तो उसमें क्या होगा? सच एज कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ठीक है। इन सब चीजों के हो सकते हैं कि नहीं? फिर कहता है कि सम रिएजेंट एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएक्ट विद मेटल। तो अगर आप मेटल का यूज करोगे तो कुछ ऐसे रिएजेंट जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो मेटल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे के वजह से क्या होगा? फिर कोरोजन फॉर्म होगा, है ना। अब कोरोजन फॉर्म होगा तो क्या होगा? जो पासिंग ट्रेसेस ऑफ मेटल्स होता है इम्प्योरिटी इनटू द सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग फाइनल प्रोडक्ट। तो जब वो क्या कहते हैं आपका कोरोजन जो है वो आपका उसका ट्रेस कहाँ जाएगा? आपके फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। कोरोजन क्या होता है आपका? क्या होता है कोरोजन? होता है ना, मतलब हाँ, जो कि किसी चीज को डिकम्पोज, खराब कर देता है ना। तो फिर कहता है कि ये जो आपका है वो क्या कहाँ चला जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये हो गया एक। फिर कहता है कि सिमिलरली, अब ये तो चलो मेटल का हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा लिया? आपका जो आपका वेसल यहाँ पे था
यहाँ पे हो गया आपका मेटल का, स्टील का, या क्या कहते हैं आपका एल्यूमिनियम का, जिंक का, जिसका भी आप लो, ठीक। फिर यहाँ पे कहता है कि सिमिलरली ग्लास वेसल्स, जब हम लेते हैं ग्लास वेसल, जैसे मैंने आपको बताया कोनिकल फ्लास्क, मेजलिंग सिलेंडर या टेस्ट ट्यूब हो गए, जितने भी आप लोग ग्लास से बने हुए वेसल्स, ठीक है, ये होगा गिव ट्रेसेस ऑफ अल्कली टू द सॉल्वेंट्स। क्या कहता है कि सिमिलरली ग्लास वेसल्स में गिव ट्रेसेस ऑफ एल्कली टू द सॉल्वेंट। तो जब आप ग्लास वेसल्स को यूज करोगे तो हो सकता है वो क्या करेंगे, अल्कली का ट्रेसेस कहाँ डाल दे, सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लीचेज आउट एल्कली फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट में जो क्या कहते हैं अल्कली प्रेजेंट रहता है, उसको क्या करता है, वो क्या करेगा, लीचेज का मतलब अब पर हो, ये तो नॉर्मल सा शब्द है, स्ट्रॉन्ग एसिड लीचेज आउट अल्कली फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास में जो क्या रहेगा आपका अल्कली प्रेजेंट रहेगा, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, है ना, उसको अपने अंदर लीच कर ले, मतलब कि खींच के मतलब अपने अंदर ले आएगा, है ना, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में क्या होगा कि वो उसका प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करेगा और ये इसका, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इम्प्योरिटी आएगा ना, क्योंकि हम जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें कहीं बोरोसिलिकेट मतलब कि अल्कली का काम है ही नहीं। अगर अल्कली उसमें एक्स्ट्रा आया तो वो भी क्या हुआ, आपका इम्प्योरिटी हुआ ना, ठीक। फिर चलो ये तो हो गया मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, पहला हो गया वेसल्स के साथ, ठीक है। फिर कहता है कि रिएजेंट जो यूज करोगे आप, ठीक, जो केमिकल्स आप यूज करोगे उसका। फिर कहता है कि जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन सोल्यूबल अल्कली, कैल्शियम कार्बोनेट के पास क्या रहता है आपका, सोल्यूबल अल्कली रहते हैं, एज इम्प्योरिटी, कैसे रहेगा, इम्प्योरिटी की तरह, डेट अराइजेस फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस, और वो कहाँ से आएगा, जब आप सोडियम कार्बोनेट को प्रोसेस में डालोगे तो। फिर कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। किसको किसको मिलाने से, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने से और सोडियम कार्बोनेट से मिलाने, ठीक है। ये कैल्शियम इसका ले लेगा और कार्बोनेट इसका लेगा, तो क्या बना लेगा वो, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। द प्रोडक्ट शुड कंटेन सोल्यूबल कार्बोनेट, देयरफॉर द फाइनल प्रोडक्ट इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल अल्कली एज इम्प्योरिटी विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग प्रोसेस। अब जो इसमें अल्कली का प्रोसेस रह जाएगा, मतलब कि इम्प्योरिटी का ट्रेसेस अल्कली का रह जाएगा, उसको आप वॉश करके रिमूव नहीं कर सकते, ठीक, क्या कर सकते हो, वॉश करके रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई और मेथड, कोई और टेक्निक यूज करोगे या फिर टेस्ट दोबारा से करोगे, ठीक। फिर कहता है आपका सॉल्वेंट यूज, ये तो चलो रिएजेंट यूज हो गया, अब सॉल्वेंट यूज होता है। मैंने कल पढ़ाया था सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है ना, सोल्यूट क्या होता है ना, जो कम होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा होता है। जैसे नमक होता है पानी में कम, नमक जो हो गया वो सोल्यूट हो गया और पानी जो हो गया वो सॉल्वेंट, ठीक। कहता है कि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आर प्रिपेयर्ड इन सॉल्वेंट, बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में प्रिपेयर किए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो मतलब लिया जाता है किसमें, कोई भी चीज के प्रिपरेशन में, ठीक, प्रिपरेशन में लेगा, कैसे लेगा, एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट लेके चलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, वाटर जो है वो सबसे चीपेस्ट सॉल्वेंट है, ठीक, सबसे सस्ता, लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी भी उसी में पाए जाते हैं, ठीक है, कि जो सस्ता है उसमें खामियां भी ज्यादा होंगी, है ना। फिर कहता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, अब एक होता है आपका टैप वाटर, टैप वाटर कौन सा हो गया, जिससे आप नॉर्मल काम करते हो, है ना, जैसे कोई चीज धोना हो, वॉश करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, टैप वाटर यूज। फिर कहता है कि आपका सॉफ्टन वाटर, सॉफ्टन वाटर क्या होता है, जो कि मतलब कि किसी भी एनायन आयंस वगैरह से फ्री होता है, ठीक है, उसमें आयंस की प्रेजेंस वगैरह नहीं होती है, ठीक है। क्या कहता है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डाइवलेंट आयंस, मतलब कैटायन और एनायन दोनों से ही वो क्या होता है, फ्री होता है आपका, ठीक।
फिर कहता है कि डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर का मतलब क्या होगा? हाँ, तो मिनरल प्रेजेंट ना हो, और मिनरल अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा आपको? अच्छा, मिनरल आपके लिए जरूरी है या नहीं है? है ना? तो कहता है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय आयन एक्सचेंज मेथड फ्री फ्रॉम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट। ये जो होता है वो आयन्स को एक्सचेंज करके प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, कार्बोनेट कुछ भी नहीं रहता, ठीक। कहता है कि इट में है पायरोजन, इसके पास क्या होगा? पायरोजन। और पायरोजन का काम क्या होता है? फीवर आपको, हाँ, बुखार आएगा उसके वजह से आपको, है ना, में क्या रहेगा? पायरोजन बैक्टीरिया, फंगी, मतलब जो भी है आपका, ठीक है, वो सब क्या होगा? इम्प्योरिटी ही होगा, ठीक। तो क्या कहता है, तो इसीलिए इससे ज्यादा बेटर आपका क्या है? टैप वाटर है, ठीक है, कि टैप वाटर कम से कम ये सारा काम नहीं करता, कि मिनरल जिसमें नहीं है उसका, उस वाटर का क्या काम? कोई काम नहीं, यूजलेस। फिर कहता है कि डिस्टिल्ड वाटर, अब ये आया आपका वाटर, ये कौन है? ये आपका वाटर है जो आप अपने किसमें लैब में यूज करते हो, है ना। डिस्टिल वाटर क्या होता है आपका? फ्री फ्रॉम, ना इसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगे ना इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है, और क्या होगा? एंड ये सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्वेंट होता है और सबसे सस्ता भी, ठीक है, ना इम्प्योरिटी ना सब कुछ, और सस्ता भी। इजिली सॉल्वेंट मिल गया आपको, क्या? डिस्टिल वाटर। लैब में डिस्टिल वाटर आपने देखा भी होगा, है ना। फिर आपका आता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि आपका रिएक्शन के टाइम क्या होता है? देखो, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन बट आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन के टाइम पे ये बनेगा लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जब होगा तब ये नहीं होगा, ठीक। कहता है कि समटाइम्स एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब कुछ चीजें होती है जब कि अलग से बीच में आ गया, है ना, जब आप रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन के बीच में आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपके फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर सकता है, ठीक। हाँ, फिर कहता है कि जैसे कि पोटासियम आयोडाइड इज प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ आयोडाइड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये एक इसका एग्जाम्पल दिया। अब है आपका मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में क्या आएगा? बताओ। कंटामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर, किसी एक मैटर से किसी पर्टिकुलर मैटर के साथ जो आपका कंटामिनेशन आता है वो हो गया आपका, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है आपका? एरर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, जब आप बना रहे होते हो किसी चीज को तो उसमें अगर एरर आए, एरर आपने सबको पता है, ठीक है, तो जब मेजरमेंट में कोई क्या होती है? गड़बड़ी होती है, तो उसकी वजह से क्या आता है? एरर आता है, ठीक है। कहता है कि पैकेजिंग एरर। पैकेजिंग एरर क्या होगा? कि जब आप पैक, हाँ, उस टाइम पे। फिर होता है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है आपका? मैंने बताया था ना कल, क्या होता है क्रॉस कंटामिनेशन? नहीं पढ़ते ना तुम लोग कल, इसीलिए मैं सबका डेफिनेशन दे के गई थी कि सब क्या होता है नहीं होता है। बताया था यहाँ क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? जर्म्स, केमिकल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस अनइंटेंशनली ट्रांसफर, जो मतलब जर्म्स लाइक होते हैं वो सब जो क्या होते हैं मतलब कि ना चाहते हुए भी ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस कंटामिनेशन। अब आएगा एक आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जहां माइक्रोबियल आया इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है, उसका प्रेजेंस। अब समझ में आ गया? याद रखोगे? एक हो गया वो, दूसरा आ गया आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक। फिर कहता है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जहां पे हम किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब स्टोर करने के लिए जिसका सबका अलग अलग अपना क्राइटेरिया है कि है नहीं? तो अगर मान लो कि किसी को आपको प्लास्टिक के बॉटल में स्टोर करना है और आपने कांच के बॉटल में कर दिया, किसी को कांच के बॉटल में करना है, तो है ना, प्रॉपर अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखोगे जितना उसको, या रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर में बोल रहा है तो उसमें नहीं आप स्टोर कर रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कहता है कि सबसे पहले जो टेम्परेचर इफेक्ट आता है
द रेट एट विच द केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेस अकर इन स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कोई चीज़ अगर खराब हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है, जैसे उसका कलर चेंज हो गया से, तो वो सब किसकी वजह से आ रहा है? आपका टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है आपका कि द टेम्परेचर स्टोरेज रिक्वायर असाइन द फार्मास्यूटिकल इफ ऑर्डर प्रोटेक्ट सब्सटेंस एज पर फार्माकोपिया। तो इसके लिए फार्माकोपिया में ये बात आपको बताया गया है कि कैसे आपका और किस तरीके से स्टोर करने के किसी चीज़ को रखना है, ठीक है। तो आपको आईपी को फॉलो करके या बीपी को, जो भी आप फार्माकोपिया फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करके आप इसको क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर। दूसरा आपका कहता है रिएक्शन विद कंटेनर। अब यही हो गया कि मतलब जो कंटेनर, मान लो कि किसी को आपने ग्लास के बॉटल में स्टोर किया, किसी को आपने प्लास्टिक के बॉटल में किया, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कंटेनर मटेरियल कंटेंट कंसेंट्रेशन आर नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब कंटेनर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कहता है कि द क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स आर लायबल टू रिएक्ट विद मेटल सरफेस। क्रीम और ऑइंटमेंट जो हमेशा होता है वो मेटल सरफेस के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, इसलिए वो किस में आते हैं? प्लास्टिक के ट्यूब में आते हैं, है ना। तो कहते हैं उसके बाद, या फिर देखोगे कांच में आएगा, मतलब जो क्या कहते हैं ग्लास के बने हुए कंटेनर, उसमें आते हैं, ठीक। फिर कहता है आपका फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी स्टोर्ड एंड पैक इन मेटल ट्यूब। जैसे सैलिसिलिक एसिड होता है उसको आप क्या कर सकते हो? मेटल के ट्यूब में स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो रिएक्ट करने लगेगा, ठीक। फिर आपका है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब क्या हो गया? हाँ, इन्वायरमेंटल जो कंटामिनेशन होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक भी बोलते हैं, ठीक। कहता है इसको एटमॉस्फेयर में कंटेंट डस्ट। अब आसपास आपके कितने सारी चीज़ें होती है ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, सभी प्रेजेंट होते हैं। और जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आसपास हो तो और भी ज़्यादा होते हैं। कहते हैं कि दे में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो वो भी आपको क्या करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं। फिर कहता है कि सम केमिकल्स आर इजीली अफेक्टेड बाय CO2 H2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ वो अफेक्ट हो सकते हैं, कहाँ? एयर में, हवा में। तो कहते हैं कि फॉर्मिंग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट दिस कैन रिड्यूस देयर प्योरिटी और एक्टिविटी। तो इसके वजह से उस दवाई का क्या होगा, या उस ड्रग का, उस फाइनल प्रोडक्ट का एक्टिविटी और प्योरिटी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जैसे कि एग्जांपल लिया है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड readily absorb atmospheric carbon dioxide when exposed to the atmosphere। जब एटमॉस्फेयर के मतलब कि कांटेक्ट में आता है क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। की वजह से क्या होगा? वो कंपाउंड आपका खराब हो गया, वो रिएजेंट आपका खराब हो गया, है ना। केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल होता है ना, जब आप उसको इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो है। फिर किताब का डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब जानते हो? हाँ, कभी कभी वो फायदे के लिए किया जाता है, जो लीगल होता है, जो लीगल एक लीगल एडल्ट्रेशन होता है, एक इलीगल होता है। जस्ट बिकॉज वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अगर ऐड कर दिया, आपने फायदे के लिए ऐड कर दिया तो वो इलीगल हुआ, है ना। अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ चीज़ों को बोला है करने के लिए तो वो आपका क्या हुआ? लीगल, जिसके लिए प्रॉपरली मेंशन किया गया है, तो ऐसे एडल्ट्रेशन आपके लीगल होते हैं, ठीक। तो कहता है कि डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन मींस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योर, चीप, यूजलेस एंड स्पूरियस सब्सटेंसेस टू द जेन्युइन ड्रग्स। मतलब एक अच्छे खासे चीज़ में आप मिलावट जब करते हो, चाहे वो चीप क्वालिटी का हो गया, यूजलेस हो गया, जस्ट बिकॉज यूजलेस चीज़ें इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसमें क्या हो, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, है ना। अब मान लो कि कई बार ऐसा आता है कि जो हम डुप्लीकेट चीज, मतलब कि जैसे कि चावल का हो गया, चीनी का हो गया, उसमें हम डुप्लीकेट चीजें डालते हैं ताकि उसका क्या हो जाए? वजन, वॉल्यूम बढ़ जाए। तो सेम चीज इसमें भी होता है एडल्ट्रेशन, ठीक। तो फिर कहता है आपका जैसे कि लिमिट, क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ तक ये तो हो गया क्या आपका एडल्ट्रेशन, मतलब कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो गई कि कहाँ से आपके इम्प्योरिटीज आएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी लिमिट, किसकी? इम्प्योरिटी की लिमिट और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है? चलो ठीक।